हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगलिस्टिक्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान बैरिस्टर शाहजहां खान, और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब। सो वेलकम टू द शो। कामरान आदिल साहब का मैं मुख्तसरन तारफ़ देता चलूँ। सीनियर रिसर्च फेलो हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ऑफ पाकिस्तान, 2001 से गालबन मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ आर्टिकल्स तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, इंटरनेशनल और नेशनल लॉज के ऊपर। प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BCL किया, उसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस सर्विस से भी मुंसलिक हैं। सर, पहले तो आप खुद ही ये बता दीजिए कि लीगलिस्टिक्स में इतनी बड़ी ब्रेक क्यों आई? जी, आई वॉज ऑन एन अपॉइंटमेंट, उस दौरान हम यहीं से कंटिन्यू कर सके, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड टाइम्स एंड यू एज वेल कि यू बेयर विद मी एंड आपने टॉलरेट किया मेरी एब्सेंस को। सर, आपके इस पॉइंट पे आने की खुशी इसलिए भी है कि आपकी जिस एरिया में एक्सपर्टीज़ हैं वो एरिया आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में। वो आपने भी सुना होगा कि पहलगाम में एक वाक़या हुआ और उसके बाद से इंडिया एक इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के पीछे पड़ा हुआ है, और गालबन कोई कम्युनिकेशन भी, कोई लेटर भी उन्होंने जिसमें उन्होंने बेंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया उसके लिए। एक तो ये पहलगाम का वाक़या, क्योंकि आपकी इसमें भी एक्सपर्टीज़ है सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्तसरन, और उसके बाद लीगलिस्टिक से मुताबिक लीगल डिस्कशन के हुआ क्या है और इंडिया ये क्या करना चाह रहा है। हाँ जी, एक अटैक हुआ है जी विद इन द बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, और वो उसके बाद एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ यूजुअल। दे आर डूइंग मड स्लिंगिंग। वो उसको जैसे ही अभी वाक़या हुआ है उसके बाद एक हम आगे बात करेंगे। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पूरा इंटरनेशनल लॉ में कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो जाए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो जाए या कोई भी ऐसी बात हो, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं, और उनको डील करने का एक इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर जो कि इस वक्त क्रम्बलिंग है, इन द सेंस कि वो उसका एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द थिंकिंग दैट प्रिवेल्स इन द US। तो हम देखते हैं कि वो क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर का। उसकी जो भी बाकियात रह गई हैं उसके मुताबिक भी कोई ना कोई तरीका होता है जिसके मुताबिक इसको आप बात करते हैं, उसको लेकर उन्होंने और अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉट ऑफ अपना वी कंडेम द इंसिडेंट जी। इस टेररिज्म को किसी ने कभी भी कहीं पे जस्टिफाई नहीं किया, उसका उन्होंने रिलीजियस कलर देकर जी उन्होंने उसको हाईलाइट किया है, बिकॉज बेसिकली इट इज़ एन एफर्ट फॉर हेट मॉन्गरिंग जी। इसे हेट मॉन्गरिंग करने एक्सट्रीमिज्म, आई थिंक वो एक्चुअल इशू के जो वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको उससे नज़रें हटाने के लिए कि लोकल लोग गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में यही करेंगे जब आप उनको किसी किस्म के राइट्स उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहलगाम का मैं कि पहले भी कहीं मैंने सुना है कि पहलगाम इससे कोई तकरीबन 10वां वाक़या है सिंस 1993। 92 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ, उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। एंड देयर इज़ वो एक पूरी आपको पता है एक्सट्रीमिज़म की एक पूरी तारीख़ है, और जब जब BJP को पावर मिली है तो एक ख़ास किस्म का ट्विस्ट आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स में, और उसमें एक वेव ऐसे बनती है कि कोई ना कोई बड़े वाक़या होते हैं और उसके बाद फिर खुद ही चोर मचाता है शोर, और चीज़ों को कैसे 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम शुरू हो जाता है, और अभी तक कोई अभी वाक़या हुआ और जैसे पहले स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ है और एकदम से चला दिया गया। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट, मैं ये वाली रेटरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि हम इसके लीगल प्लेन पे बात करें। जो 370 वाला इशू था 2019 का, उसके बाद और ज़्यादा इंडिजिनस भी रिस्पांस आया, और आपको पता है कि इनके सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बांध दिए गए, और उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसको जब उन्होंने अनडू किया, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने लीगल ऑर्डर का भी बड़ा बेड़ा गर्क किया, बट दैट इज़ फॉर देम टू थिंक। जी, आपने स्क्रिप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं अब कानूनी साइड पे आ जाता हूँ। आपने स्क्रिप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे एक स्क्रिप्ट नज़र आता है कि कोई भी वाक़या होता है तो द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पे इंडिया सवालात उठाना शुरू कर देता है, और इस बार एक लेटर कम्युनिकेशन की सूरत में अबेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर आप हमारे देखने वालों को ये बता सकें कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और ये इसमें जो अबेंस है ये क्या इंडिया इसके बारे में कर रहा है और कह रहा है। देखिए, 2 क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इस पर बात हो। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ी ट्रीटी है विच वॉज रिटन इन 1960। ये ट्रीटी जो है ये पहला इसका डॉक्यूमेंट नहीं था। इससे पहले 1948 में एक एग्रीमेंट हुआ विच इज़ कॉल्ड इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट ऑन कैनाल वाटर डिस्प्यूट्स।
इट वाज डन इन मे 1948। ये पहला लीगल फ्रेमवर्क था वाटर। जी, ये बाद में ग्रेजुएट करके उस वक्त इन्होंने कहा कि ये नेशनल इशू नहीं था। पंजाब की गवर्नमेंट ने यहाँ वाला जब वो पार्टीशन हुई है तो उसको कर लिया। फिर उसकी बेसिस पे ये एग्रीमेंट हुआ 1948 का, और उसके बाद बीच में वर्ल्ड बैंक और बाकी सारे लोग आए, और उसके बाद एक डिटेल्ड ये लिखा गया एग्रीमेंट जिस कॉल्ड इंडस वाटर ट्रीटी। इट हैज़ 12 आर्टिकल्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा मैं एक रन डाउन दे दूँ। जी ज़रूर। एक प्रियम्बल है जिसके ऊपर दोनों प्लेनीपोटेंशियरीज़ के साइन है। प्लेनीपोटेंशियरीज़ उन लोगों को कहते हैं जो किसी इंटरनेशनल बड़ी ट्रीटी को साइन कर सकें। तो एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के अयूब खान साहब के सिग्नेचर है, और दूसरी तरफ जवाहरलाल जो उनके प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब के सिग्नेचर हैं। उसके नीचे प्रियम्बल है। प्रियम्बल में इसके अगराज़ और मकासद बताए गए हैं। इसके 12 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, डेफिनेशंस के बारे में। मिसाल के तौर पे उसमें 3 तरह के यूजेस बताए गए हैं, एक डोमेस्टिक यूज़, एक एग्रीकल्चरल यूज़ और एक नॉन कंजम्पटिव यूज़। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे आपको पता है आपकी ट्रेनिंग है लॉ में, कि सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है डेफिनेशंस क्लॉज में। दूसरा इसका जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 है, ये असल में मीट है ऑफ द होल ट्रीटी। इसमें असल सब्सटेंटिव बात की गई है। अगर आप ये 12 में से 3 ये निकाल लें, विच इज़ 1/4, तो बाकी 3/4 ऑफ द ट्रीटी इज़ प्रोसीजरल इन नेचर। ठीक है। इसमें जो पहला आर्टिकल 2 है, दैट इज़ अबाउट प्रोविजंस रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स। पहले ईस्टर्न रिवर्स को डील किया गया है। फिर ईस्टर्न रिवर्स जो 3 दरिया जो हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बात हुई उसको उन्होंने कवर किया है। फिर आर्टिकल 3 इज़ अबाउट प्रोविजंस रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है। और फिर आर्टिकल 4 इज़ अबाउट प्रोविजंस रिलेटेड टू बोथ ईस्टर्न रिवर एंड कॉमन। ये 3 सब्सटेंटिव इसमें प्रोविजन है। ठीक है। और उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ लेट गो। इसका क्या मतलब? लेट गो का मतलब है पानी आने देंगे। ठीक है। दोनों की तरफ यही लिखा हुआ है। 3 दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में आए और 3 दरिया जो हिंदुस्तान के हिस्से में, उनमें लफ्ज़ लिखा हुआ है लेट गो। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जितना आप ट्रीटी के करीब जाएंगे आपकी उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। दरियाओं के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है मेन रिवर। जी। दे हैव नॉट यूज द वर्ड रिवर, मेन रिवर, क्योंकि उसकी बहुत सारी और ब्रांचेस निकलती हैं। तो उन्होंने जहाँ तक हो सकता है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। फिर इसका आर्टिकल 5 जो है वो इसकी फंडिंग के बारे में है। इसके तहत वर्ल्ड बैंक में एक फ़ंड बना था जिसका नाम था इंडस बेसिन डेवलपमेंट फ़ंड। ठीक है। जिसमें 62 मिलियन पाउंड इकट्ठे होने थे, और इंडिया ने वो पेमेंट करनी थी वर्क्स के लिए, कि जो इस पर वर्क्स होने हैं उन नहरों पे जो पाकिस्तान को डेडिकेट कर दी गई हैं, उनके ऊपर जो वर्क्स होने हैं उनके लिए। और ये कॉस्ट बेयर करनी थी, लफ्ज़ लिखा हुआ है लॉ में कॉस्ट। ठीक है। तो ये पैसे उन्होंने देने थे इंडिया में, 10 साल में उन्होंने ये दिया। ठीक है। और ये सारी उन्होंने पेमेंट की वर्ल्ड बैंक ने नहीं, इंडिया ने। दिस इज आर्टिकल 5। फिर आर्टिकल 6 इज अबाउट एक्सचेंज ऑफ डाटा। ठीक है। आजकल डाटा के बारे में एवरीबडी नोज अबाउट, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन था कि पानी के लेवल्स क्या हैं, कहाँ से फ्लो करेगा, कहाँ से आ रहा है। आजकल ये सारी चीज़ें आपको एक्सचेंज ऑफ डाटा, उस वक्त तो बहुत बड़ा इशू अब भी होगा किसी न किसी हवाले से, लेकिन अब सैटेलाइट के साथ मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। बट वाटर एक्सपर्ट्स कैन टेल बेटर अबाउट दिस। फिर आर्टिकल 7 जो है दैट इज़ अबाउट फ्यूचर कॉपरेशन, कि आगे इसमें कैसे चल रहा है इस ट्रीटी ने। फिर इसमें एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है परमानेंट इंडस कमीशन। जी। ठीक है। दिस इज़ आर्टिकल 8। ठीक है। और इस परमानेंट इंडस कमीशन में दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने थे, और उस परमानेंट इंडस कमीशन ने बहुत सारे काम करने थे, और इसकी गवर्नेंस डे टू डे और एनुअल बेसिस पे उन्होंने करनी थी, और एनुअल रिपोर्ट भी देनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर है सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ बिटवीन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है। और जो लैंग्वेज की है, और इसमें ज़्यादा बेहतर वो जो इस एरिया में और ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इसकी जो कॉर्पोरेट साइड देखते हैं, चूँकि इसमें कॉर्पोरेट एंगल भी था इस पूरे एग्रीमेंट के, वो फिर डिफरेंस और ये जो डिस्प्यूट्स इनके दोनों के डिफरेंसेस हैं, उसमें एक व्यू ये है कि डिफरेंसेस आर जो रेफ़र किए जाएंगे न्यूट्रल एक्सपर्ट को, ठीक है, और डिस्प्यूट्स रेफ़र किए जाएंगे टू आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो वहीं पे बनेगा। तो ये इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क है। ठीक है। सो इसके अंदर मैकेनिज्म है डिस्प्यूट्स को डील करने का। एंड डोंट टेक मी ऑन माय वर्ड्स, मैं ये सिर्फ वो है जो अभी इसमें लिखा है, बाद में ये रोल आउट हुआ,
बाद में इसके प्रैक्टिस नोट्स बने, वो एक पूरी की पूरी डोमेन है जिसमें अभी नहीं जा रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है उनको बेसिक क्लैरिटी इसकी आ जाए। दिस इज आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 पे बहुत डिस्कशन होती है, आपने अक्सर सुना होगा, लोग सीधा बात शुरू कर देते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की, तो लोगों को पूरी उसकी क्लैरिटी नहीं आती। जी इशू पार्शली ये है जो ऊपर जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है 2, 3 और 4 उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। ये तो अब वो अगर डिस्प्यूट पे आ ही नहीं रहे और वो सीधा दे हैव गॉन अ स्टेप फर्दर, तो फिर क्या करना है, एक डिफरेंट डिबेट है। फिर इसकी इमरजेंसी प्रोविजन है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 इज अबाउट इट्स जनरल प्रोविजंस और फिर फाइनल प्रोविजंस हैं, और उसके अंदर उन्होंने जो 1948 का एग्रीमेंट है उसको रेफर किया है और उसको उन्होंने कहा कि दैट स्टैंड्स, उसको एक तरह से उन्होंने पीछे करके और उसको पूरे को इम्प्लिसिट रिपील किया है। विद दिस न्यू ट्रीटी देन टुक ओवर दैट होल एरिया। ठीक है, तो ये तो इसका एक पूरा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था। ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पूरी दुनिया में कई इंटरनेशनल वाटर के कई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं क्रॉस बाउंड्री। अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन की बहस होती है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, उनकी आपस के पूरी दुनिया में कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो बहुत सारे प्रिंसिपल जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है, इसको वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ इसको एज द बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ाती थी कि दो दुश्मन ममालिक इस पर अमल दरामद कर रहे हैं इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो इसको अच्छी, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ममालिक इससे लेजिटिमेसी भी डिराइव करते हैं अबाउट पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑन वेरी वेरी क्रिटिकल इशूज़। उस वक्त जो कि क्लाइमेट चेंज पे इतनी बात नहीं हुई थी, तो क्लाइमेट की इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है जी। ठीक है, आप जब जाके वो यूजेस पढ़ेंगे जिसके अंदर इसका यूज़ है डोमेस्टिक यूज़ और नॉन कंजम्पशन यूज़, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। इसी को शायद बुनियाद आज के इंटरनेशनल लॉयर्स जो क्लाइमेट पे एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, वो शायद उनको इतनी आसानी से हजम ना। तो ये इसका पूरा एक पर्सपेक्टिव है। आपने जैसे आर्टिकल 9 का भी कहा कि डिस्प्यूट्स हैं, उसका मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है, सब कुछ अंदर दिया गया है, लेकिन इंडिया एक डिस्प्यूट तो उस ट्रीटी के अंदर से राइज होता है कि उस ट्रीटी की कोई ब्रीच पाकिस्तान से हुई हो तो इंडिया आर्बिट्रेशन की तरफ जाए या न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ जाए। अब बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, बेंच का लफ्ज़ वो आप उसको बेहतर बता सकेंगे क्योंकि मुझे तो पूरी ट्रीटी में वो लफ्ज़ नहीं मिला कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इंडिया अगर इस ट्रीटी को मानता ही नहीं है तो इंडिया, और उसके बाद इंडिया इस ट्रीटी से बाहर जाके क्या ये कर सकता है कि इस ट्रीटी पे अमल दरामद रोक दे और कहे कि हम तो इसको मानते नहीं हैं? जी, एक बड़ा प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से भी बहुत ज़्यादा मिलता है, पैक्टा सुंट सर्वांडा, कि कंट्रीज़ आर बाउंड बाय देयर प्रॉमिसेस। ठीक है, ये बड़ा कार्डिनल प्रिंसिपल है। आपने सुना हुआ है कि इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ अनरिटन, तो असल बात तो कानून पर अमल दरामद की होती है। तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रिंसिपल इससे पीछे आया। इसको बाद में वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में भी इसको लेजिस्लेट भी किया गया, उसके ऊपर इसको वो भी किया गया। लफ्ज़ अबेयंस ना ट्रीटी में मौजूद है, इंडस वाटर ट्रीटी में, ना ये लफ्ज़ मौजूद है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ठीक है, ये लफ्ज़ उन्होंने अपने पास से घड़ा है और उसकी घड़ने की वजह गालबन ये है, दे लैक लीगल इमेजिनेशन एंड अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने इसको ख़त्म ही करना था, तो व्हाट वाज स्टॉपिंग देम फ्रॉम इशूइंग अ लेटर ऑफ टर्मिनेशन और अ प्रॉपर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन। तो ऐसा नहीं किया है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ख़त चल रहा है, विच इज़ एट बेस्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, और अपने तौर पे इन्होंने यूनिलैटरल अबेयंस करके बैठ गए हैं। वैसे ये पैटर्न जो है ये 2016 से शुरू हुआ है, जब से मोदी साहब सरकार में आए, ये तब से they wanted to strangulate this treaty for some time now। जी, ये और ये करते ऐसे लग रहा है they were looking for a pretext, और वो किसी भी बात को pretext बना सकते हैं। की कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। आपने क्रिकेट में देखा, उन्होंने क्रिकेट गेम को बीच में ले आए, तो they have the habit of mixing politics with everything। जी, वो वॉर हिस्टेरिया तो उनका नज़र आ रहा है, वो अपने साबिक क्रिकेटर से भी स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं वो तो। अच्छा, मैंने आपका एक आर्टिकल भी पढ़ा, एक आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है, पहले भी पढ़ता रहा हूँ लेकिन इस इशू के ऊपर अभी स्पेसिफिकली आपने लिखा भी है। उसके अंदर अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आपने कुछ ये कहने की कोशिश की है कि क्रिमिनल जस्टिस का इशू तो बन सकता था, लेकिन इसको जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का इशू इंडिया बना रहा है तो ये गलत कर रहा है। तो इंडिया इससे क्या लीगल मकसद हासिल करना चाह रहा है इसको एक पीस और सिक्योरिटी का इशू बनाकर? जी, पहले तो उस आर्टिकल का टाइटल है जी लॉफेयर इन साउथ एशिया। लॉफेयर एक पूरी बड़ी वेल डेवलप्ड डोमेन है, हर दौर में हर वक्त में चलती रहती है। एक वॉरफेयर की बातें तो आप सुन ही रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, वो तो आप सब सुन रहे हैं।
लेकिन बिहाइंड द सीन्स या रैशनैलिटी की जब भी बातें होती हैं, जब भी ये टेम्परेचर नीचे होंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे जब भी बैठेंगे तो फिर बात लॉ फेयर पे ही होगी। जी, तो ठीक लॉ फेयर एक वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड डोमेन है। लॉ फेयर में जब आएंगे तो वहाँ पे फिर ये सारी किताबें खुल जाएंगी और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्या हुआ। उसमें अब जाके देखेंगे तो आप देखेंगे जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज उन्होंने जो यूज़ की है इंडिया ने, उन्होंने इस वाक़े को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का इशू बनाने की कोशिश की है। वो ऐसा करने से वो चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर को ट्रैक करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो वो विच इज़ वेरी सीरियस। क्योंकि आपने डिबेट सुनी होगी कश्मीर वाली रेजोल्यूशंस पे डिबेट है जी, कि उसके अमल दरामद रेजोल्यूशन जी। ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन है या नॉन बाइंडिंग है, वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है या नहीं है। तो ये चैप्टर 7 की जो अगर आप डिप्लोमेट से बात करें तो इसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है। बहुत बड़ा वाक़या होना चाहिए कि जिस पे जाके आप ये बात करें, या आप उसके ऊपर बहुत क्रेडिबल आपके पास एविडेंस हो। एविडेंस की हालत तो आप जानते हैं जी, कि एविडेंस तो देखें ना, यहाँ 2 वाक़यात, पहले क्रॉस बॉर्डर किसी ने क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग जो की है इल्ज़ाम लगाया इन्होंने जी। और उसके बाद वो दूसरा वाक़या हुआ है। तो ये पहले वाक़े पे तो बात ये एविडेंस कोई नहीं trespass अगर है दिखाया। तो वो एविडेंस ये कैसे- दिखाया कि वहाँ से बंदूकें मिली हैं और उसमें अमेरिका की बंदूकें मिली, तो फिर अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दें। जी, तो ये बड़ी एक अजीब सी वो बात है। उसमें मैंने ये लिखा है कि ये जो वाक़या है ये इस थ्रेशोल्ड का भी नहीं है, अभी तक एविडेंस भी सामने नहीं नहीं आया। आया। तो 2005 में गाइडलाइंस बनी थी ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको जनरल असेंबली ने पास किया था, जिसको इंडिया ने भी साथ में। तो वो बाइंडिंग है इंडिया की हद तक कि वो, और पाकिस्तान की हद तक भी, कि हम दोनों रिस्पॉन्सिबली करें। और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा ऊपर चली जाती है। यू आर नो मोर एन ऑर्डिनरी कंट्री कि आप कोई भी रेटरिक करते रहे। जी, मैंने अच्छा जैसे अभी आपने भी पॉइंट आउट किया, काफ़ी लोग यहाँ पॉइंट आउट कर भी रहे हैं कि इस ट्रीटी के अंदर तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि यूनिलैटरली इसको ख़त्म कर दिया जाए। बार बार म्यूचुअल कॉपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक अच्छी फ़िज़ा में शायद कभी साइन की गई थी। मगर अब इस सूरत हाल के अंदर मैं जब इंडियन एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ, जो उनके न्यूज़ चैनल्स पे कोशिश कर रहा हूँ कम में सुनूँ, रीज़नेबल बात तो कोई हो नहीं रही, वो सबसे ज़्यादा बस वॉर हिस्टेरिया चल रहा है वहाँ पर भी। बट एक लफ्ज़ वो बार बार यूज़ कर रहे हैं, वियना कन्वेंशन इन्वोक करके हम इस ट्रीटी को रिसेंड या टर्मिनेट कर देंगे और फिर हमारा जो दिल करेगा। सो वियना कन्वेंशन इतनी आसानी से इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये आई विल अर्ज द ऑडियंस को ज़रूर सुने उस्मान खान साहब को। उन्होंने भी वर्ल्ड इसका वर्ल्ड टाइम्स के चैनल पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, उसमें बड़ी उन्होंने क्लैरिटी दी है। लेकिन 2 व्यूज़ हैं। एक व्यू ये है कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ ये 1969 में आया है, ठीक है, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी हुई है 1960 में। एक व्यू तो ये है कि इससे उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, जो कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि अनलेस पार्टी उसको अडॉप्ट करें तो उसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी बैक डेट से उसको इफेक्ट नहीं दिया जाता। जो वो राज्य व माजी जिसको उर्दू हम कहते हैं वो नहीं हो सकता, वो अपने दिन से आगे चलेगी जी, और ट्रीटी ये पहले थी। उसका बैक डेट से इफेक्ट नहीं आएगा जी। तो ये तो एक उसमें क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी चूँकि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ ने इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को भी कोडिफाई किया है, तो वहाँ से फिर भी 12 लॉ के प्रिंसिपल पे दलील दी जाती है कि उसके क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। उसमें भी बड़ा क्लियर है, वहाँ पे लफ्ज़ सस्पेंशन यूज़ हुआ है, अबियंस नहीं यूज़ हुआ। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपने किसी भी जगह पे जाना था तो कहीं उसको पैगिंग तो करें ना, अपनी बात को किसी टेक्सचुअल बेस पे तो लेकर आए। जी। तो वो बिल्कुल लगता है कि दे वांट टू इवेड लीगैलिटी, ठीक है, दे वांट टू इवेड जस्टिस एंड दे वांट टू इवेड ट्रूथ। जी, ठीक। ऐसा फीलिंग आती है उनकी बातें सुनकर। मैं अब एक सवाल जो शायद एक कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव से, कि हम वियना कन्वेंशन की भी बात कर देते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात कर देते हैं, हम यूएन के चार्टर्स की भी बात कर देते हैं। एक आम आदमी जो बैठा सुन रहा है वो ये समझना चाहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास सादा अल्फाज में लीगल ऑप्शन कोई पाकिस्तान को एक्सरसाइज करनी भी चाहिए इस एंटिसिपेशन में, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं हुआ, और सेकेंडली अगर करनी चाहिए तो किस अदालत किस फोरम पे जाना चाहिए और उनसे क्या मांगना चाहिए? कि इसके 2-3 इसके जवाब हैं। पहले तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी कहा है कि दे आर रेडी फॉर एनी इम्पार्शल इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट, प्रोब इनटू दिस। तो वो एक अच्छा पाकिस्तान का जेस्चर है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल जेस्चर है। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स भी था वो भी बड़ा अच्छा था। वो मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि दिस विल बी एनी सच एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो लैंग्वेज यूज की थी इससे अट्रैक्ट होता है आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, ठीक है, जिसमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है।
फॉर अ स्टेट। तो बड़ी अच्छी सेंसिबल लैंग्वेज यूज़ की थी, बड़ी सेंसिबली बात की। तो आहिस्ते से पाकिस्तान उसको बिल्ड कर रहा है कि आप सच की तरफ आएँ, आप जस्टिस की तरफ आएँ, एंड लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर। ये पहले 2008 में एक कन्वेंशन भी हुआ था बिटवीन साक एंड बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ द साक, कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन ऑन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। और उसके बाद फिर बम्बई वाले भी सारा वाक़या उसी तरीके से FIR दोनों तरफ दर्ज करके तो पहला जो इसमें बनेगा, पहला तो ये है कि आप इसको थ्रेशोल्ड देखें कि वाक़या यू वांट टू ट्रीट इट एज एन इंटरनेशनल, एज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और यू वांट टू टैकल इट एज अ क्रिमिनल जस्टिस इशू। तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा, इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लो अप किया है। ये पहले भी वाक़यात हुए, अल्लाह ना करे दोबारा भी हो। तो ज़रूरत इस बात की कि पहले तो इसको डिफ़ाइन किया जाए कि ये इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके हिसाब से आपकी रेमेडीज़ बनेंगी। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की रेमेडीज़ हैं, इसमें ब्रीच और डिफरेंस ऑफ इंटरप्रटेशन, ये दो अलग चीज़ें हैं। ब्रीच और चीज़ होती है, इंटरप्रटेशन ऑफ। अभी जो इंडिया बातें कर रहा है वो तो ब्रीच की कर रहा है, ब्रीच की कर रहा है। तो ब्रीच के बाद तो रेपरेशन भी है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमने ही इसमें मैंने पहली बात ये की कि इंडिया तो चाहता है कि इसको ये चैप्टर 7 के तहत इसको टेकअप कर लिया जाए। ठीक है। तो ये एक डिबेट है जो देखने वाली है कि उसको पॉलिटिकली कैसे किया जाएगा। तीसरा ये कि इसके अंदर जो मैकेनिज्म हैं वो ट्रिगर होंगे। ठीक है। उसमें वर्ल्ड बैंक भी अभी वैसे अब तो हर चीज़ डिक्लाइन पे है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता कि उसके साथ कल को क्या होगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक एज वी स्पीक एज ऑफ टुडे इज गारंटर टू दिस। ठीक है। तो वो भी इसको बड़ा माइन्यूटली देख रहे होंगे। तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म हैं वो ट्रिगर करेंगे। उसमें पहला मैकेनिज्म है न्यूट्रल एक्सपर्ट का, न्यूट्रल एक्सपर्ट। दूसरा है अपना आर्बिट्रेशन भी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। लेकिन एक कैच इसमें यह है कि इन दोनों का फैसला के डिफरेंस है या ये है डिस्प्यूट है, इसका फैसला करना है परमानेंट इंडस कमीशन ने। ठीक। तो परमानेंट इंडस कमीशन वो बनने नहीं देते, वो बार बार उसको छेड़छाड़ करते हैं। अगर वो बैठेंगे नहीं इकट्ठे तो कैसे फैसला करेंगे? तो वो डिसफंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो करके ये देख ले, ये जो लॉज के बारे में बात लोगों को बताता होता हूँ कि लॉज बहुत अच्छे होते हैं, ये एक बेहतर पीसफुल अरेंजमेंट होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि किसी का सांस बंद हो जाएगा। सो क्योंकि ठीक है, जैसे मतलब चीज़ें लोग तो सर्वाइव करते ही हैं और चलते ही हैं, और नेचर हैज इट्स ओन कोर्स। तो लीगल कोर्स के साथ साथ नेचर का कोर्स पहले भी चल रहा था और आइंदा भी चलेगा। तो ये समझ लेना कि इसके बाद पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ जी, वो दिस इज परहैप्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। कोई किसी का पानी बंद नहीं कर सकता जी। और उन्होंने तो शायद ज़्यादा ही भेज दिया जी, बहुत ज़्यादा जी। नहीं, वो भेजे ज़्यादा या कम भेजें ये वक्त बताएगा। लेकिन ये कि ये जो उन्होंने रेट्रिक बनाई है इसके इर्द, ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इट जस्ट विल बॉयल डाउन वेरी सून। सो क्योंकि मुझे ये, मैं अखज़ कर रहा हूँ या कंक्लूजन मुझे ये समझ आ रही है क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी वैक्यूम में है, क्योंकि इंडिया ने भी कोई स्पेसिफिक तो कुछ इन्वोक किया नहीं है। एक खत या कम्युनिकेशन मीडिया में चल रही है। व्हाट वाज स्टॉपिंग देम फ्रॉम टर्मिनेटिंग इट ऑन अ प्रॉपर? वो आप खुद लॉयर हैं, लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम एन एग्रीमेंट जी। तो व्हाट, हाउ डू यू डू इट? आप एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं और उसके मुताबिक ही उसके खास क्लॉज के तहत नोटिस देते हैं, और आपने पहले रखा होता है। एंट्री भी बनाई जाती है और एग्जिट भी बनाई जाती है किसी भी लीगल एग्रीमेंट का। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इसकी एंट्री और एग्जिट, इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जिट बनाया गया है, लेकिन उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। ये दिस शोज देयर बोनाफिडी, देयर मेलाफिडी। दिस आल्सो शोज देयर वॉर हिस्टेरिया जी एंड देयर इल इंटेंशन टुवर्ड्स देयर नेबरिंग कंट्रीज। अच्छा, मैं अब इसको कंक्लूड करते हुए आपसे आखिर में मुख्तसरन पूछूंगा कि चलें, इसकी हद तक तो मुझे ये समझ आती है क्योंकि चीज़ें वैक्यूम में, तो हमें शायद बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस तरह से अनटिल एंड अनलेस प्रैक्टिकली कुछ हो। बट ये जो एक पैटर्न या स्क्रिप्ट इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को लेके चलता आ रहा है बड़े अरसे से, और हमें ऐसे लगता है या मेरी एक अप्रीहेंशन है कि इवेंचुअली इंडिया इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली भी कर देगा। सो पाकिस्तान को उस पर भी अभी से कुछ करना चाहिए। कुछ कर रहा है पाकिस्तान कोई आपके नॉलेज इन्फॉर्मेशन में, कोई लीगली या ऑब्वियसली वो अपनी ऑलरेडी आपको पता है बहुत अच्छे लेवल पे इसको देखा जा रहा है, इसके ऑप्शंस सारे तैयार हैं। लेकिन वो हम तो ये बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये होती है कि यू डू नॉट, और अभी कार्ड शो करने की बात भी नहीं, वो बोल लें। ये पहले भी उन्होंने कई मरतबा किया है, और आई नेवर वांटेड टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन थूके चाटा है। पहले भी कनाडा में आपने देखा उन्होंने क्या किया था, फिर वापस हुए यूके में क्या कर रहे थे, अमेरिका में क्या कर रहे थे। मुझे तो लगता है मोदी साहब जो हैं इज़ ट्राइंग टू टेक अ लीफ फ्रॉम द बुक ऑफ नेतन्याहू एंड ट्रम्प,
वो उन्हीं के मैनर्स को कि बात हो तो जालिम ही मजलूम बन जाए और शोर मचाना शुरू कर दे। तो ये किसी ना लॉ को माने ना किसी चीज़ को माने और जैसे दिल करे वैसे ही चल पड़े। तो वो अब जाहिर बात है इस वक्त सेठ साहब जेब से सोच रहे हैं, तो जेब जो है वो बढ़ती करती रहती है, इसमें इतनी कोई बात नहीं है। जी वो अब अबव द वेट तो पंच मारने का उनको काफ़ी टाइम से शौक हुआ है और वो हवा में लग रहे हैं, क्योंकि एलिगेशन तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया, मगर रिसेंटली कनाडा ने तो बराह रास्त इनकी स्टेट पे इल्ज़ाम लगाया टेररिज्म का। यूएस में भी कुछ वाक़या हुआ, बांग्लादेश में ये करते रहते हैं, पाकिस्तान में तो खैर ये कर ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सबूतों समेत। हम और आप ये देखें ना, पाकिस्तान की तो रेजिलियंस भी है किसी न किसी खाते से। हमारे तो दो साइडों पे दो ममालिक, ईरान और अफ़गानिस्तान, वो एक हालत जंग में है फॉर मैनी मैनी ईयर्स, और दूसरा ईरान जो है दैट वाज अंडर सैंक्शन फॉर मैनी मैनी ईयर्स। तो हमारी तो कुछ ना कुछ रेजिलियंस इनवेल्ट हो चुकी हुई है, इनको अपनी खैर मनानी चाहिए। वो तो फिर जाहिर बात है, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी नहीं, आपने बिल्कुल जैसे कामरान आदिल साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक रेजिलिएंट नेशन है और ऑफ कोर्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें डेवलप भी हुई है, और लीगली जैसे पॉइंट आउट किया, जैसे कंक्लूड किया कि स्टेट के ऊपर इंडिया की जो लीगल स्टैंडिंग है वो बहुत वीक है, इनफैक्ट है ही नहीं शायद। तो ऐसे सिचुएशन में शायद इंडिया को थोड़ा सा कुछ रैशनैलिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ना ही कोई कमज़ोर मुल्क है और ना इंडिया कोई इतना ताकतवर मुल्क है, और लीगल स्टैंडिंग भी आपकी ज़ीरो है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।